कहाँ तक पढ़ा था कि पहाड़ों को अंदर से काटकर विशाल आधार मूर्तियां बनाई हैं। उसमें एक जो है गंगा अवतरण की भी वहां पर एक उन्होंने मूर्ति बनाई हुई है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा इलाका है वो देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है यस आप मैम। लोगों को? चलो अब आगे यस देखते हैं। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके, यानी कि अभी किन्होंने ये बनाए हैं ये आधार मूर्तियां, ये अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, रहने वाले मूल निवासी, उनका ये मानना है कि इन मूर्तियों का जो निर्माता है वो कौन था? कल्लू कुम्हार था। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। जो कल्लू कुम्हार था वो पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर वो जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए। पार्वती ने कहा शिव जी से कि भाई ये कल्लू कुम्हार कोई मेरा अनन्य भक्त है, तो इसे हम अपने साथ कैलाश ले चलते हैं, क्योंकि ये भी हमारा निवास स्थान देखना चाहता है। लेकिन उसके लिए शर्त, अच्छा जो थे शिव महाराज वो तैयार तो हो गए कैलाश चलने को, कैलाश ले चलने को कल्लू कुम्हार को, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रख दी। वो शर्त यह थी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी। शर्त ये रख दी कि एक रात में ही कल्लू कुम्हार, क्योंकि कुम्हार था, मूर्तियां बनाने का काम किया करता था, तो उसको एक ही रात में 1 कोटि, 1 कोटि यानी कि 1 करोड़, 1 करोड़ मूर्तियां उसको बनानी होंगी, ये शर्त रख दी। कल्लू अपने धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया। लेकिन जब भोर हुई, है ना, जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर आई, तो मूर्तियां 1 कोटि से एक कम निकली। तो 1 करोड़ में एक कम मूर्ति उसने वो बना पाया था। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ उनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। शिव जी को तो बहाना चाहिए था, वो नहीं चाहते थे कि जो कल्लू है उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाए, है ना, तो उनको तो बहाना चाहिए था। 1 करोड़ में एक मूर्ति कम रह गई, तो उन्होंने उसको वहीं पर वहीं पर उनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। इस जगह की शूटिंग पूरी करते समय शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही उनाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। पहाड़ों में ऐसे ही होता है ना, जो आप लोगों ने कभी देखा हो, पहाड़ आप लोग घूमने गए हो, तो जैसे ही सूर्य पहाड़ों के पीछे जाता है वैसे ही घना अंधकार हो जाता है। मिनटों में जाने कहां से बादल घिराए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगे। मतलब सूर्यास्त हो गया, सूर्य जो पहाड़ों के पीछे छिप गया, घनघोर अंधेरा मतलब अंधेरा छा गया और बादल जो है मेघ गर्जन करने लगे और वर्षा, घनघोर वर्षा होने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा। तो मतलब वो तांडव वैसा ही था जैसे कि आज सुबह लेखक ने 3 साल बाद जो है जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा, जिसने मुझे एक बार फिर उनाकोटी पहुंचा दिया था। और वो मंजर देख करके, वो सुबह का जो दृश्य देख करके लेखक को उनाकोटी की याद आ गई। समझ में आ गया आप लोगों को? यस यस मैम। मैम। ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया? तो कल्लू कुम्हार की उनाकोटी में आपको त्रिपुरा के बारे में भी जानकारी मिल गई, है ना। छोटा सा जो स्टेट है त्रिपुरा, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है वहाँ पर एक आलू की बहुत अच्छी किस्म जो है वो वहाँ पर बोई जाती है। और त्रिपुरा की जनसंख्या जो है वो किस तरह से एकदम से आश्चर्यचकित रूप से बढ़ी। उसके बाद वहाँ के प्राकृतिक दृश्य, वहाँ का समाज कैसा है, बहुधार्मिक वहाँ का समाज है, अनेक धर्म है, क्योंकि लोग जो है बाहर से उस राज्य में आ गए हैं। और बहुधार्मिक समाज का एक अच्छा उदाहरण है वहां पर। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियां हैं। विश्व के 4 बड़े जो धर्म है वो वहां पर मौजूद हैं। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य के बारे में और ये बताया गया कि वहाँ के लोग जो हैं वो लोग गायकी से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, यानी कि अपनी धरती से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना। और फिर प्राकृतिक दृश्यों के बारे में, और एक बहुत अच्छी बात वहाँ जो ऊनाकोटी है वहाँ के बारे में बताया गया कि वहाँ पर कितनी सारी मूर्तियां हैं जो कि कल्लू कुम्हार नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाई गई, उसके पीछे की उसकी कथा बताई गई है।
तो ये सब इस पाठ में आपको बताया गया है। वहाँ के घरेलू उद्योगों के बारे में आपको बताया, जैसे कि बांस से सींके बनाते हैं वो, और वो सींके किसमें काम आती हैं, अगरबत्ती उद्योग में काम आती है ना। तो इस तरीके की पूरे यहाँ पर आपको त्रिपुरा जो राज्य की आपको पूरी एक तरह से इस पाठ में लेखक ने यात्रा ही करा दी है ना। तो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, है ना, कोई पाठ पढ़ते हैं, तो हमको उसको समझने के लिए हमें पता कैसे अच्छी तरह समझ में आएगा, आता है। इसका एक ये बहुत अच्छा है कि जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं टीचर, वैसे वैसे आप अपनी आंखों में वो दृश्य उपस्थित करते जाएं, ठीक है ना। और वैसे भी लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। जब हम पढ़ रहे हैं उस पाठ को, तो एक एक दृश्य मतलब हम इमेजिन करते जा रहे हैं, ठीक है ना। और जब पता क्या है, पाठ को, किसी पाठ को अच्छी तरह से रटने का, याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप उसको जैसे से पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे अपनी आंखों के सामने उस दृश्य को, परिदृश्य को आप लाते जाएं, ठीक है ना। तो उससे आपको बहुत अच्छी तरह से पाठ समझ में आ जाएगा। तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पाठ अच्छी तरह से। आ गया? हाँ या ना? यस मैम। आ गया? यस मैम। अच्छा, यस मैम। तो यस चलिए मैम। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, ठीक है। बुक है आप लोग सबके पास? यस मैम। पेंसिल भी हाथ में रखिए। यस मैम। आपका पहला प्रश्न है कि उनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं, यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उनाकोटी का अर्थ क्या है कि एक कोटि अर्थात 1 करोड़ से एकम। उना मीन्स कम, उना मतलब कम, उनाकोटी यानी कि 1 करोड़ से एक कम। तो पहला आपका प्रश्न है कि उनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो उनाकोटी का अर्थ है 1 कोटि अर्थात 1 करोड़ से कम। इस स्थान पर भगवान शिव की 1 करोड़ से कम मूर्तियां हैं। इतनी अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर होने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। क्लियर? आगे आपको समझ में? हाँ या ना? यस मैम। आ गया? अच्छा, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आपको पढ़ना तो पूरा है, ठीक है, लेकिन आपको आप अपनी कॉपी में जो है वो क्वेश्चन जो है वो 50% कर लीजिए। जैसे 8 क्वेश्चन है तो आप 4 इसको कर लीजिए, और इस पार्ट को आप अच्छी तरह से समझिए। समझने से आपको क्या होगा कि किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्लियर है? अब आपका दूसरा प्रश्न है, समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, हमारा है। आ रहा है। पाठ के संदर्भ में उनाकोटी में स्थित गंगावतरण की कथा को आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो पाठ के संदर्भ में, पाठ आपने पढ़ा, इसके संदर्भ में आपको उनाकोटी में जो स्थित है गंगावतरण की एक मूर्ति है ना, जिसमें शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में ले रखा है, तो वो आपको अपने शब्दों में, आपको उस मूर्ति के आधार पर मतलब गंगावतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखना है। तो ये कथा कैसी है कि प्राचीन काल में एक महान राजा हुए भागीरथ, उन्होंने तपस्या करके गंगा को धरती पर आने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने बहुत तपस्या की और गंगा जो है वो धरती पर आने के लिए राजी हो गई। अब गंगा के वेग से, क्योंकि गंगा का तो वेग बहुत तेज है ना, बहुत तो कहीं गंगा के वेग से धरती जो है वो पाताल लोक में ना चली जाए, इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई कि भाई गंगा अवतरित होंगी पृथ्वी पर, उनका वेग बहुत अधिक है और हमें डर है कि कहीं ये धरती जो है पाताल लोक में ना चली जाए। शिव से प्रार्थना की गई। भगवान शिव ने जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे धरती पर छोड़ दिया। मतलब उन्होंने पहले अपनी जटाओं पर लिया, धारण किया, और फिर धीरे धीरे धरती पर छोड़ दिया। इसी घटना को चित्रों, स्टॉप हो गई। वीडियो स्टॉप हो गई। अच्छा, एक अनु, 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 वीडियो नहीं आ रही है। मैम आ रही है। स्टॉप। मैम आ रही है। आ गई। मैं कब से आ रही हूँ। वीडियो आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो कौन बोल रहा है हाँ वीडियो मैम। स्टॉप? आई? यस मैम। चलो ठीक है, ठीक है। बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई, गंगा अवतरण की कथा। एक महान राजा हुए हैं, भागीरथ हैं, और गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उन्होंने मतलब तपस्या की, अथक तपस्या की,
और शिव जी को राजी किया कि गंगा पृथ्वी पर अवतरण के लिए राजी हो गई, गंगा पृथ्वी पर आने के लिए। अब उनके वेग से कहीं पृथ्वी पाताल में न धंस जाए, इसलिए शिव जी को तैयार किया गया। शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे धरती पर छोड़ दिया। तो ये कथा है ना। और इसी घटना को चित्रों के माध्यम से कहाँ बताया गया है? उनाकोटी में बताया गया है। अब है कल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? बहुत आसान से प्रश्न है। पाठ मुझे ऐसा लगता है मैंने जो आपको समझाया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना, आ गया होगा अच्छी तरह से। अब जो है कल्लू कुम्हार का नाम उनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? तो जो स्थानीय आदिवासी हैं उनके अनुसार कल्लू कुम्हार ने क्या किया? उनाकोटी की शिव मूर्तियों का निर्माण किया है और वह शिव का अनन्य भक्त था। वह उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर पार्वती जो है, पार्वती तो बहुत जल्दी द्रवित हो जाती है। ऐसे कई किस्से, ऐसी कई कहानियां हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगी कि पार्वती जो है धरती पर दीन दुखियों की दशा को देखकर एकदम से मतलब द्रवित हो जाती हैं, है ना। तो ऐसे उनके कई किस्से हैं, कभी हम बात करेंगे तो बताएंगे। तो वो क्या था, जो कैलाश मतलब कल्लू है वो शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती जी द्रवित हो गई, उन्होंने शिव जी से कहा कि भाई इसे जो है अपन ले चलते हैं, लेकिन शिव जी ऐसे राजी नहीं थे। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि भाई ऐसा है, एक रात पे तुम 1 करोड़ जो है मूर्तियां बनाओ और मूर्तियां बना ली तो हम तुम्हें अपने साथ कैलाश ले चलेंगे। लेकिन जब भोर हुआ तो एक मूर्ति कम रह गई, ठीक है ना, 1 करोड़ में। तो शिव जी तो वैसे ही चाह रहे थे कि भाई इसे ना ले जाना पड़े, ठीक है ना। भाई सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, अब हर किसी को थोड़ी कि अपन ऐसे अपने निवास स्थान पर ले जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो शिव जी तो वैसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे और जब एक मूर्ति कम रह गई तो उन्होंने कहा भैया अब तुम यहीं रहो और अब हम चलते हैं। तो इसी मान्यता के कारण कल्लू कुम्हार का जो नाम है वो उनाकोटी के साथ जुड़ गया। क्लियर आंसर इसका? क्लियर हो गया? यस मैम। अब मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। बीच में आया है ना आपकी बुक में कि जब लेखक को ये पता चला कि 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर विद्रोहियों ने हमला किया और एक जवान जो है वो मारा गया है, तो लेखक को जब इस घटना का पता चला तो लेखक की रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। तो वही है ये कि मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? तो मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे वह वाली घटना है कि जब लेखक सीआरपीएफ के जवानों के साथ त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त, जो कि टिलियामुरा से मनु तक है ना, वो एरिया था, हिंसाग्रस्त एरिया जो था, उस क्षेत्र से गुजर रहा था, तो मार्ग में एक जवान ने एक जगह पर इशारा करके बताया कि 2 दिन पहले वहां विद्रोहियों ने एक जवान को मार डाला था। और इस बात को सुनकर के जो है वो लेखक घबरा गए थे। क्लियर हुआ क्वेश्चन का आंसर? हाँ बोलिए। प्लीज रिपीट। अच्छा रिपीट। तो भाई मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी से दौड़ मैम गई तो प्लीज रिपीट। हाँ मैं बता रही हूँ। लेखक इस कथन के पीछे कौन सी घटना थी? भाई जब लेखक जो है टिलियामुरा से कहाँ जा रहे थे, वो मनु जा रहे थे ना, तो बीच में एक जगह ऐसी आई जहां पर कि सीआरपीएफ के जवानों ने एक जवान ने मतलब एक जगह इशारा करके, जहाँ 2 पत्थर रखे हुए थे ना, वहां इशारा करके बताया कि अभी 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर विद्रोहियों ने एक जवान को मार दिया था। तो जब इस घटना का पता जब लेखक ने सुना इस घटना के बारे में तो उनकी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। क्लियर? यस है ना। मैम, थैंक यू मैम। अब इसके बाद है त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? तो भाई वो बहुधार्मिक कैसे बना? क्योंकि अनेक जगहों से वहां पर लोग आकर के बस गए, अनेक धर्मों के लोग थे वो, और इस प्रकार से वो बहुधार्मिक समाज बन गया। तो इसका आंसर है कि त्रिपुरा में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बाहरी क्षेत्रों से आकर बस गए। इस प्रकार यहाँ अनेक धर्मों का समावेश हो गया। तब से यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया। मैंने आपको बताया था ना कि त्रिपुरा में क्या हुआ, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग विभिन्न जगहों से आकर, बाहरी जगहों से आकर के वहां बस गए और इस प्रकार वहां पर अनेक धर्म जो है, अनेक धर्मों का समावेश हो गया और तब से यह राज्य जो था वो बहुधार्मिक समाज का एक उदाहरण बन गया। क्लियर? आंसर क्लियर है? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट है, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 हस्तियों से हुआ?
समाज कल्याण के कार्यों में उनका योगदान क्या था? बहुत आसान सा है, बुक में 2 उनके बारे में जानकारी मिली है। तिलियामुरा दी है, तिलियामुरा कस्बे में लेखक की मुलाकात। प्रसिद्ध लोक गायक एक तो हेमंत कुमार जमातिया थे और दूसरी थी रेडियो कलाकार व गायिका मंजू ऋषिदास। एक थे प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया और दूसरी गायक थी, महिला थी वो मंजू ऋषिदास। तो इनसे उनका परिचय हुआ, इनसे उनकी लेखक का परिचय इन 2 हस्तियों से हुआ। क्लियर है ये? अब आगे वो कह रहे हैं समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था। तो हेमंत कुमार गायक होने के साथ साथ जिला परिषद के सदस्य भी थे और वे सामाजिक कार्यों में हाथ बटाते थे। क्लियर है? दूसरी तरफ जो है मंजू ऋषिदास जो थी वो नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी और स्वच्छ पेयजल तथा पक्की गलियां बनवाने में, गलियां पक्की करवाने के लिए वो प्रयासरत थी। क्लियर है ये? तो 2 जो समझ में आ रहा है? यस मैम। तो 2 जो प्रसिद्ध हस्तियां जिनसे हाँ 2 जो हस्तियां थी जिनसे लेखक का परिचय हुआ, उनमें एक थे प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया और दूसरी एक गायिका थी जो कि वो रेडियो कलाकार थी और गायिका थी ऋषि मंजू दास। और हेमंत कुमार जो है वो गायक होने के साथ साथ जिला परिषद के सदस्य थे और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। और दूसरी जो थी दास, वो नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी और स्वच्छ पेयजल और पक्की गलियों को पक्का करवाने के लिए प्रयासरत। क्लियर है? यस मैम। अब इसके बाद हम आते हैं कि कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। तो कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने लेखक को क्या बताया था कि यहाँ बुआई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों की बजाय टीपीएस, कौन सी मतलब एक और बीज था, एक किस्म थी आलू की टीपीएस नामक अलग किस्म के आलू के बीज के प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया, उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बीज से कम मात्रा में ज्यादा पैदावार ली जाती है और यहाँ के निवासी इस तकनीक से काफी लाभ उठाते हैं। क्लियर हुआ? एक बार और मैं आपको बताती हूँ कि कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में क्या जानकारी दी थी। तो आलू की खेती के विषय में यही जानकारी दी थी कि बुआई के लिए जो पारंपरिक हम आलू के बीजों को लेते हैं उसकी बजाय टीपीएस नामक एक अलग किस्म जो है वो आलू के बीज मतलब इसका किस्म के आलू के बीजों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और इस बीज से कम मात्रा में ज्यादा पैदावार ली जा सकती है और यहाँ के निवासी जो हैं वो इस तकनीक से काफी लाभ उठाते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? यस मैम। अच्छा, यस मैम। अब उसके बाद में है एक लास्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के लिए कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में आप बताइए। तो त्रिपुरा के जो घरेलू उद्योगों पर हमको प्रकाश डालना है और अपनी जानकारी के कुछ अन्य मतलब हमें जो जानकारी है उसके कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में हमको बताना है। तो त्रिपुरा में ये तो आपको स्थायी बताया गया था कि त्रिपुरा में बांस के द्वारा पतली पतली सीकें तैयार की जाती हैं और उन सीकों को अगरबत्ती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और त्रिपुरा के कुछ अन्य घरेलू उद्योग हैं, अचार बनाना, पापड़ बनाना, लिफाफे तैयार करना, चटनी बनाना, पतंग बनाना, वस्त्र तैयार करना, मसाले तैयार करना और पुस्तकों पे जिल्द चढ़ाना। जिल्द मतलब कवर चढ़ाना। ठीक है? तो सीकों बांस से सीके तैयार करने के अलावा और वे सीके अगरबत्ती उद्योग में काम आती हैं, उसके अलावा वहां पर अन्य घरेलू उद्योग हैं जैसे कि अचार बनाते हैं वहां के लोग, पापड़ बनाते हैं, लिफाफे तैयार करते हैं ना, कागज से लिफाफे तैयार करते हैं, चटनी बनाते हैं, पतंग बनाते हैं, वस्त्र तैयार करते हैं, मसाले तैयार करते हैं और पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना। तो ये यहाँ के जो है अन्य घरेलू उद्योग हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया बच्चों? यस मैम। ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन सब के आंसर्स आपको पता होने चाहिए। कॉपी में लिखने के लिए जो है वो आप कितना करेंगे, 4 करेंगे, है ना। मतलब 8 दिए हुए हैं तो उसमें से आप इसको 4 कीजिए। अब और अपनी कोई प्रॉब्लम बताइए, आपकी कोई और दिक्कत है? मैम कौन से 4 करने हैं? कोई से भी आपकी इच्छा। देखो
एग्जाम में तो कोई भी आ सकता है, ठीक है ना, ये भी आ सकता है, इसके अलावा दूसरे भी कोई आ सकते हैं बुक में से ही, इसी लेसन में से, ठीक है ना, कोई भी आ सकता है क्वेश्चन, उसकी भाषा अलग हो सकती है। इसलिए हमें 9th क्लास में क्या करना होता है कि पाठ को अच्छी तरह से समझना होता है, ठीक है ना। आप पाठ को अच्छी तरह से समझें, जो प्रश्न जैसा किया जाएगा उसका उत्तर उसी हिसाब से आप लिखेंगे। तो आपको पूरा पाठ क्लियर है, आपको पूरी घटनाओं का पता है, आपको पूरी बातों का पता है, वहां कहीं अगर सन वगैरह का प्रयोग किया हुआ है तो वो आप याद रखें, ठीक है ना, किसी मंदिर का के बारे में बताया है तो वो आपको याद रखना है, कौन सी क्या मंदिर का क्या नाम है क्या है। तो आपको पूरा पाठ जो है वो अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, और फिर जो प्रश्न जैसे पूछा जाता है उसके आधार पर आप उत्तर देंगे। तो करने के लिए आपकी कॉपी में करने के लिए आपको 50% कहा जाता है कि भाई आप 50% जो क्वेश्चन है वो कॉपी में कर लीजिए, लेकिन पढ़ने आपको पूरे हैं। और क्वेश्चन तो 9th में क्या होता है, बुक के जैसे 8th में तो बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, 9th में ऐसा नहीं होता है। 9th में आपको चैप्टर में लेसन में से आपको कोई भी क्वेश्चन बना करके कर लिया जाएगा, ठीक है। आंसर हमको कैसे देना है, नंबर के आधार पर। जैसे कोई प्रश्न आपका 1 नंबर का है तो आप उसमें जो भी बात पूछी जा रही है उसको आप एक वाक्य में लिखेंगे, एक वाक्य लिखेंगे। 2 का है तो उससे संबंधित आप 2 बातें लिखेंगे। और 5 का है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब जैसे इसमें ही आपको मतलब इसके बारे में पूछा गया है कि भाई गंगावतरण की कथा आप बताएं, है ना, तो गंगावतरण की जो कथा है वो आपका कितने 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हो सकता है ना, कि गंगावतरण की पूरी कथा। तो कहने का अर्थ ये है कि उसके पीछे जो क्वेश्चन है पूरी तरह उसमें डिपेंड नहीं रहना है, हाँ उसको इग्नोर भी नहीं करना है ना, आप इसको अनदेखा भी ना करें, आप उनको पढ़ें अच्छी तरह से, इसको याद करें। हालांकि मेरे को लगता है संचन वगैरह में याद करने जैसी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे 2-3 बार पाठ को तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और आप मेन पीछे क्वेश्चन करने का उद्देश्य ये होता है कि आप एक तरह से पूरा जो पाठ है वो अच्छी तरह से उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो आप कोई भी करिए, अपने मन से करिए, एग्जाम में कोई भी आपको प्रश्न आ सकता है, ऐसा नहीं है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैम आपने तो ये 4 बताए थे और मैंने तो केवल यही 4 के, औरों पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। 5 में से कोई भी प्रश्न आपका आ सकता है। तो क्लियर है ये? मैम मतलब Yes, अपने ma'am. जितने भी कराए मतलब हुए हैं और क्या बेटा, कराएंगे तो क्या क्या क्या? मैम मतलब अपने आपने जितने भी कराए और जितने हम्म। आप कराओगे तो उसमें अपन को सिर्फ 50% करना है ओनली। केवल कॉपी में 50% करना है, लेकिन पढ़ाई की दृष्टि से हमको सभी पढ़ना है, समझ में आ रहा है, ओके। और हाँ, पढ़ना है और इसके चैप्टर साथ पूरा साथ रीड करना है। यस रीड करना है और उसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि जिस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाएंगे उस प्रकार से ही आपको उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखने हैं।